Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC PFO 2025 एग्जामिनेशन। ये अभ्यास सीरीज़ है जिसमें हम लोग 10 MCQs अ डे करेंगे एंड एज पार्ट ऑफ विच आज हम लोग करने वाले हैं लेबर लॉस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। नाउ कई सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे हुआ था वैसे वैसे कई सारे एक्ट्स एंड लॉस आए थे, उसी में से एक ये है। Now why is this series important या फिर why is this topic important? See, when we look at the UPSC EPFO exam, be it APFC या फिर A और EO, दोनों में भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Why? Because 120 क्वेश्चंस में से 15 प्लस क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं, ठीक है, दैट इज़ इसी सब्जेक्ट से आते हैं, दैट इज़ IR एंड LL से। एंड मोर ओवर अगर आप बेसिक्स भी सही से पढ़ लोगे, बेसिक्स भी आप सही से पढ़ के थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 प्लस क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान से आप क्लियर कर पाओगे। ओके, एंड विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज दैट इट हैज़ गॉट एंड द काइंड ऑफ हाई स्कोरिंग पोटेंशियल दैट इट हैज़ गॉट। सो उसी के तहत जो हम लोग ये आपके लिए हेल्प करने के लिए आपके प्रिपरेशन में द सीरीज़ दैट वी हैव स्टार्टेड, इसमें हम लोग MCQs करेंगे सो दैट आपका एक रिविजन भी हो जाएगा एंड देन आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि ऑलरेडी एड्यूटैप ने एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक रिलीज़ किया है फॉर द UPSC EPFO 2025, जिसमें आपको A to Z ऑफ UPSC EPFO आपको मिल जाएगा कि उसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए एंड वेरियस अदर थिंग्स, जो भी आपके FAQs है, यू कैन से सिंपली वो सारे आपको उस गाइड बुक में मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है जो सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इससे आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगा कि A to Z यू विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द UPSC EPFO। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यस, विद दिस लेट मी स्टार्ट आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एवरेज पे फॉर ए मंथली पेड workman is calculated based on wages payable in how many complete calendar months preceding the date on which the average pay becomes payable. Now whenever any act is there, उसमें कई सारे definitions होते हैं, तो इसमें भी उसी तरह से definitions है and that is related to the average pay. average pay किस तरह से calculate करते हैं for monthly paid workman. See, if we look at this, अगर daily वाला है तो 12 full working days अगर है तो दैट विल बी टेकिंग एज अ एवरेज ऑफ दोस 12 फुल वर्किंग डेज एंड हम बोलेंगे ये इसका पर डे एवरेज है। अगर वही वो वीकली वेजेस ले रहा है तो 4 कंप्लीट वीक्स, ओके, 4 कंप्लीट वीक्स का हम लोग एवरेज लेके हम बोलेंगे ये एवरेज है उसका वीकली का, क्योंकि एक दिन 200 कमाता होगा, एक दिन 300, एक दिन 400 से अलग अलग, सो दैट एवरेज दिखाने के लिए। वही मंथली जब आता है दैट इज़ 3 मंथ्स का है। ओके, 3 मंथ्स का हम लोग एवरेज निकाल के देखेंगे। अगर उसके पास बिल्कुल किसी ईदर वीकली हो या डेली हो या मंथली हो, लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड डेज, इन प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस पे उन्होंने वर्क नहीं किया है, जो एक्चुअल है उसी का फिर एवरेज निकाल देंगे। टोटल नंबर ऑफ जो भी है डिवाइडेड बाय द नंबर दैट विल गिव यू द एवरेज, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज पे का क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्यूरेटली डिफाइंस द टर्म्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लॉकआउट, क्लोजर एंड स्ट्राइक अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। ना इसमें देखा जाए तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ के बीच में ही है, ऐसा नहीं है। ये एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ एंड दोनों के बीच, मतलब आपस में भी कुछ है डिस्प्यूट, दैट ऑल्सो वुड बी कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड इट कैन बी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कंडीशंस, एवरीथिंग, ऑल दीज कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये एक हो गया। नो लॉकआउट मतलब क्या है? जनरली एम्प्लॉयर अपनी तरफ से अगर किसी रीज़न की वजह से वो टेम्पररी क्लोजर कर रहा है कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट का या फिर सस्पेंड कर रहा है वर्क को, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए लॉकआउट।
क्लोजर, परमानेंट क्लोजर मतलब उसके फाइनेंशियली या जो भी रीज़न है वो नहीं चला पा रहा है, कंप्लीट शटडाउन, दैट विल बी कॉल्ड एज ए क्लोजर। स्ट्राइक एम्प्लॉई की तरफ से, वर्कर की तरफ से होता है, इट्स अ कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय द वर्कर्स, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्राइक। ठीक है, सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑल दीज डेफिनेशंस। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the statements relating to the grievance redressal committee under the Industrial Disputes Act 1947 is not correct? ठीक है, एक सर ऑप्शंस देख लेंगे। इट शैल कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अमॉन्ग द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, यस दिस इज ट्रू, इक्वल नंबर होनी चाहिए दोनों की तरफ से। ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब कोई भी ग्रीवेंस हो सकती है, सो इक्वल नंबर होगा तो जजमेंट सही, मतलब जो भी उसका आउटकम है दैट वुड बी गुड। इट शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कमैन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द टोटल नंबर ऑफ कमिटी शेल नॉट बी मोर दैन 6, से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 3 होना चाहिए, ये भी ट्रू है। द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी शेल बी नॉमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये फॉल्स है, ये तो उन्हीं वही मेंबर्स कर लेंगे, एक बार एम्प्लॉयर्स की तरफ से एक साल, एक बार वर्कमैन की तरफ से वो अपना चेयरपर्सन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो हियर सी इज नॉट करेक्ट इन दिस केस। Moving on to our next question. Under the provisions of the Industrial Disputes Act 1947, right of legal representation before a labor court or industrial tribunal or national tribunal is it not at all permissible? Wrong. Can be permitted by the forum if the other party does not object. वो कौन होते बोलने के लिए, अगर उनको लग रहा है कि जाना है, definitely they can go. May be permitted if such permission is granted by the High Court of the state or union territory. It's a person, I mean, उनको जाना है, उनका रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मतलब दे हैव एवरी राइट, सो हियर इट इज़ अ स्टैच्यूटरी राइट, ये उनका हक है। ओके, सो हियर इट इज़ अ स्टैच्यूटरी राइट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, for an industrial establishment to constitute a works committee as per the provisions, how many workmen must be employed or have been employed on any day in the preceding 12 months? Now when we talk about the works committee, जहाँ पे भी required है, मतलब जहाँ पे भी 100 या मोर मेंबर्स है, वहाँ पे वर्क्स कमेटी को ऑर्गेनाइज या फिर कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उस एस्टैब्लिशमेंट को, दैट विल लुक इनटू द वेरियस इश्यूज एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर्स। सो हियर जहाँ पे भी 100 से ज़्यादा है वहाँ वर्क्स कमेटी की ज़रूरत है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में सेक्शन 5 आया है, क्या एग्जाम में सेक्शंस पूछे जाते हैं? नो, वहाँ पे कई बार हाईलाइट किया जाता है सेक्शन, लेकिन दे वोंट आस्क यू कि कौन से सेक्शन का कौन सा प्रोविजन है। वी आर होल एंड सोल फोकस्ड ऑन द प्रोविजंस ओनली। ओके, सो सेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है तो भी यू नीड नॉट वरी, क्योंकि आपको उस सेक्शन के एसोसिएटेड प्रोविजन को जानना ज़रूरी है, नॉट दैट कि कौन से सेक्शन में कौन सा प्रोविजन है। ठीक है, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड हाउ मेनी अदर मेंबर्स। नाउ इसमें जो चेयरमैन है वो तो एक तो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, बिकॉज बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन है, दे वांट टू रिकनसाइल, मतलब जो उनके प्रॉब्लम है या फिर जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली चेयरपर्सन शुड ऑलवेज बी ए न्यूट्रल पर्सन, सो वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा। एंड जो भी मेंबर्स उसमें होंगे 2 या 4, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements relating to conclusion of the conciliation proceedings under the Industrial Disputes Act 1947 is not correct? इसमें clearly conclusion of the conciliation proceedings under the Industrial Disputes Act 1947 एक section में बिल्कुल highlighted है। Okay, it is concluded on the day when a memorandum of settlement is signed by the parties. Yes, this is true. It is concluded on the date when the report of the conciliation officer is received by the appropriate government when no settlement is around. Yes, जिस दिन वो सेटलमेंट हुआ नहीं है एंड वो कंसिलिएशन ऑफिसर अपना एक रिपोर्ट बना के भेज देगा गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि ये कंसिलिएशन नहीं हुआ है करके, उस दिन हम लोग बोलेंगे कि येस द सेटलमेंट हैज़ अराइव्ड। ओके, दैट इज सॉरी, सेटलमेंट नहीं, कंक्लूड हुआ है करके, प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हुआ है करके। आई एम रियली सॉरी, माई चॉइस ऑफ वर्ड्स, आई एम रियली सॉरी।
सो कंक्लूड हुआ करके बोलेंगे, ठीक है. व्हेन दैट रिपोर्ट रीचेस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, द डे इट रीचेस, ठीक है. सी ऑन द डेट व्हेन received by the report received by the appropriate government. It is concluded on the date when the reference is made by the appropriate government to labor court or industrial tribunal section under section 10 of the act during the pendency of the conciliation proceedings. अभी conciliation proceedings हो ही रहे हैं, but again appropriate government thought now we might have to take this to the court, and वो refer कर देता है court को. Now उस date जिस date को वो refer करता है, that also can be considered as okay, conclude हो गया है conciliation proceedings. It is concluded on the date when it ends in failure resulting in no memorandum of settlement signed between the parties. वहाँ से नहीं, जब कंसिलिएशन ऑफिसर अपना रिपोर्ट, जिस दिन वो रिपोर्ट पहुँचता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास, उस दिन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होंगे. सो ऑब्वियसली बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है. अगर हमने ये बोला ट्रू है तो ऑब्वियसली दिस शुड बी फॉल्स. सो हियर दिस इज नॉट करेक्ट. सो हियर बी इज द करेक्ट. Moving on to our next question. What is the composition of a labor code as per the Industrial Disputes Act 1947? तो अभी तक हमने देखा वर्क्स कमेटी, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, हर जगह पे एक चेयरपर्सन, मतलब कुछ मेंबर्स वो सब होंगे. बट व्हेन इट कम्स टू द लेबर कोर्ट, ऑलवेज लेबर कोर्ट इट इज़ वन पर्सन, वन मैन आर्मी की तरह ये होता है, एंड दैट टू अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है. एंड ही द पर्सन शुड बी ऑफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट होना चाहिए, एंड यू नो जुडिशियल, इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की तरह एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए. नो कंसिलिएशन में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए. इससे कई सारे चीज़ें हैं दैट पर्सन हैज़ टू फुलफिल, देन ही कैन बी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज द लेबर कोर्ट. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. What happens to an arbitrator's award when the state government refers an industrial dispute to the industrial tribunal for adjudication? बहुत लॉजिकल है. जब आर्बिट्रेटर स्टेट गवर्नमेंट या जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अगर उसने किसी भी केस को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में भेजा है, तो ऑब्वियसली जो आर्बिट्रेटर्स अवार्ड है दैट वुड स्टैंड कैंसल्ड, वो नहीं होगा ना. सो अपहेल्ड एंड बाइंडिंग टू द पार्टीज, नो, तभी तो वो गए हैं. द आर्बिट्रेटर्स अवार्ड इज मॉडिफाइड, अभी पता नहीं है मॉडिफाई करेंगे या क्या करेंगे, वो तो अभी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बताएगा चेक करके. अवार्ड इज स्टेट पेंडिंग द डिसीजन, नो स्टैंड्स कैंसिल, बिकॉज अभी नए अथॉरिटी के पास, इवन अपर अथॉरिटी के पास गया है, तो ऑब्वियसली दे विल लुक इन टू द मैटर एंड दे विल कम अप विद अ कंक्लूजन. मे बी दे कैन सपोर्ट आर्बिट्रेटर्स का डिसीजन, मे बी दे नॉट, मे बी कुछ मॉडिफाई कर, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो मीनवाइल दैट वुड स्टैंड कैंसल्ड, ठीक है. Moving on to our last question for today. The Industrial Disputes Act 1947 imposes certain restrictions on strikes and lockouts in the public utility services. क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी में क्या है, पब्लिक विल सफ़र, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वाला है या कुछ उस तरह से, ठीक है. सो दे हैव टू फॉलो ड्यू प्रोसीजर कि हम लोग इस टाइम तक स्ट्राइक करेंगे या फिर लॉकआउट करेंगे, इस तरह से देर वो प्रिपेयर्ड रहेंगे. Which of the following statements regarding the prohibition of strikes and lockouts is or are correct? Now, in this case, a workman in a public utility service must give at least 6 weeks of notice before going on a strike. या फिर एम्प्लॉयर को भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा वर्कमैन को कि दे आर गोइंग टू लॉकआउट. सो ईदर केसेस दे हैव टू रेस्पेक्ट एंड दे हैव टू गिव अ नोटिस, सर्व द नोटिस बिफोर दिस 6 weeks का पहले ही ये करना चाहिए, बिकॉज दैट 6 weeks विल हेल्प इन कूलिंग ऑफ. मतलब कुछ रेजोल्यूशन लाना है तो दैट ऑल दे कैन रिजॉल्व डिस्कशंस वो सब करके, इवन बिफोर द लॉकआउट और स्ट्राइक इज इन प्लेस. ओके, सो द टाइम देने के लिए दैट इज. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर, एंड आई रियली होप दैट यू हैव लाइक दिस सेशन. एंड बिफोर वाइंडिंग अप, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. करेंटली EduType is offering various courses for those students who are targeting UPSC, EPFO, both APFC and E or AO examination for the year 2025. Why? Because we are expecting the notification very soon. So यहाँ पे उन्होंने 3 तरह के कोर्सेज लॉन्च किए. सबसे पहले मास्टर कोर्स, ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि सारा कंटेंट, सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी का एक ही जगह पे उनको कंटेंट मिल जाए, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, 1 point कॉन्टैक्ट. तो ये ऐसे बच्चों के लिए द बेस्ट है.
So everything, all the subjects, content in the form of PDFs, recordings, live sessions, chapter quizzes, practice questions, everything would be provided to you. ओके एंड उसके साथ साथ एवरी वीक यूल हैव ए स्ट्रैटेजी सेशन विद कुलदीप सर, जहाँ पे इतना सारा कंटेंट है तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा. दैट पार्ट ही विल बी हेल्पिंग यू, और अलॉन्ग विद दैट जो भी आपकी क्वेरीज है वो भी रिजॉल्व करेंगे. दूसरा है स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स. ठीक है, अब इसमें क्या है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार मुझे सिर्फ IR&LL का कोर्स करना है, बाकी तो मैं पढ़ ही लूँगा कैसे भी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे डिग्री में कहीं ना कहीं तो मैंने पढ़ा है उस तरह से. तो इसमें उस तरह के स्पेशलाइज्ड है ना, एक ही कोर्स अगर कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स है तो वो ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड टू यू. नाउ तीसरा है टेस्ट सीरीज. नाउ ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे चाहते हैं कि हमने तो पूरा अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर लिया है या फिर ऑलरेडी एक आध बार एग्जाम किया ना, वी वांट लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, हमें खुद को टेस्ट करना है. एंड इसमें जो रियल एग्जाम फील के साथ जो टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट, दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू यू. तो उससे क्या है, आपको बहुत ही बढ़िया सा प्रिपरेशन हो जाएगा, मतलब एक प्रैक्टिस हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू नो वेयर यू स्टैंड एंड दैट विल हेल्प यू इन स्ट्रैटेजाइजिंग योर प्रिपरेशन अगेन. ठीक है, तो ये 3 कोर्सेज है डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए. आपको ये सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो आपको जो भी डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन से, दैट यू कैन गो थ्रू एंड गेट हैव एक इन्फॉर्म डिसीजन के साथ आप कोर्स ले सकते हो. Okay, so with this I'm winding up this session. Thank you very much for being so patient, and see you all soon in the next class very soon. Thank you very much once again. Take care. Bye bye. All the best.